हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आइए आज की क्लास में हम लोग विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के तरीकों पर चर्चा करते हैं। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था विलयन क्या होता है और विलयन का वर्गीकरण पढ़ा था। आज की क्लास में हम लोग विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिसमें पहला है नॉर्मलता। तो नॉर्मलता शुरू करने से पहले हम लोग जान लेते हैं तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, उसके बाद फिर नॉर्मलता पर चर्चा करते हैं। देखिए, लवण का तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, जो भी लवण दिया है उसका अणुभार, यानी कि लवण का अणुभार और बटे में क्या होगा, लवण पर कुल धनावेश कितना है या ऋणावेश कितना है। तो नीचे होगा धन आवेश या ऋणावेश की संख्या। एक एग्जाम्पल देखते हैं। यदि हमने ले लिया सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है Na2CO3 और इसका तुल्यांकी भार निकालना होगा। तो इसका अणुभार और अणुभार को डिवाइड करेंगे, इस पर कितना धन आवेश है या कितना ऋण आवेश है उससे हमको डिवाइड करना होगा। सोडियम कार्बोनेट का तुल्यांकी भार बराबर सोडियम कार्बोनेट का अणुभार। तो सोडियम कार्बोनेट का अणुभार क्या होगा, Na2CO3 का अणुभार, और इस पर आवेश कितना होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सोडियम की संख्या कितनी है, 2 है, और जो सोडियम आयन होता है उसके ऊपर 1 इकाई धनावेश होता है। इस प्रकार से इस पर कुल धनावेश कितना होगा, 2 इकाई। या हम ऋणावेश की बात करें तो कार्बोनेट जो होता है, कार्बोनेट के ऊपर 2 इकाई ऋणावेश होता है। तो चाहे धन आवेश से डिवाइड करें या ऋणावेश से डिवाइड करें। नीचे क्या होगा, 2। अणुभार इसका क्या हो जाएगा, 2 गुणे सोडियम का परमाणु भार होता है 23 और कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का 16 होता है। ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 3 है, तो हम 3 गुणे 16 लिखेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे 2 से। तो ये हो जाएगा 46 और ये 12 और 48 अपान 2। इसको हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, 8 2 10 6 16 4 1 5 6 4 10 और नीचे बटे में 2 रहेगा। इसको हम हल करेंगे तो आएगा 53। इस प्रकार से हमको सोडियम कार्बोनेट का तुल्यांकी भार प्राप्त हो गया, कितना, 53। यदि कोई दूसरा लवण है तो उसका भी हम इसी प्रकार से तुल्यांकी भार निकालते हैं। नॉर्मलता, 1 लीटर विलयन में विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। कोई भी विलयन है जिसका आयतन 1 लीटर है और उस विलयन में विलेय पदार्थ के जितने ग्राम तुल्यांक घुले हैं वो विलयन की नॉर्मलता कहलाएगी। इसका मात्रक ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होता है। मात्रक इसका क्या होगा, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। यदि सवाल में हमको नॉर्मलता निकालनी हो तो उसके लिए क्या करते हैं,
नॉर्मलता बराबर स्मॉल डब्लू। स्मॉल डब्लू क्या है? विलेय पदार्थ की मात्रा है। और ऊपर होगा 1000, नीचे होगा ई और वी होगा मिलीलीटर में। डब्लू विलेय पदार्थ की मात्रा है, ई विलेय पदार्थ का तुल्यांकी भार है, वी आयतन है जो कि मिलीलीटर में होता है। यहाँ पे लिख लेते हैं विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में। ई क्या होता है? विलेय पदार्थ का तुल्यांक भार होता है। वी क्या होता है? विलयन का आयतन मिलीलीटर में। 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 500 मिलीलीटर जल में घोलने पर प्राप्त विलयन की नॉर्मलता क्या होगी? तो इस सवाल में हमको W दिया गया है। W कितना है? 4 ग्राम दिया गया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा गया है, तो NaOH का तुल्यांकी भार यानी कि NaOH का तुल्यांकी भार क्या होगा? 40 होगा। 40 कैसे होगा? ध्यान दीजिए, NaOH एक क्षार है। क्षार का तुल्यांकी भार होता है क्षार का अणुभार बटे उसकी अम्लता। तो अम्लता क्या होगा? ये जब आयनित होगा तो यहाँ एक सोडियम आयन मिलेगा और एक हाइड्रोक्सिल आयन मिलेगा। यहाँ पर जो हाइड्रोक्सिल आयनों की संख्या है यही इसकी अम्लता है। तो NaOH का तुल्यांकी भार, NaOH का अणुभार, NaOH का अणुभार बटे अम्लता। अणुभार क्या हो जाएगा? 23 + 16 + 1 और अम्लता कितनी है? 1 है। तो ये हो जाएगा ऊपर 40 नीचे बटे 1 बराबर 40। इस प्रकार से NaOH का तुल्यांकी भार 40 है और आयतन दिया है V 500 मिलीलीटर दिया गया है। इसमें हमको मालूम करना है विलयन की नॉर्मलता, यानी कि N हमको पता करना है। तो N बराबर फार्मूला होता है स्मॉल w इंटू 1000 अपान E इंटू V। V ml में होगा। वैल्यू पुट करते हैं। W का वैल्यू है 4 इंटू 1000 अपान E का वैल्यू 40 और V का वैल्यू 500। ये यहाँ से कट जाएगा 2 और ये 2 20 आएगा। 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। इस प्रकार से जो विलयन होगा उसकी नॉर्मलता कितनी होगी? 1/5N, या इसको हम N/5 भी लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर हुआ। नॉर्मल विलयन क्या होता है? नॉर्मल विलयन वह विलयन होता है जिसकी नॉर्मलता कितनी होती है? 1 होती है। जिसकी नॉर्मलता 1 होती है, नॉर्मलता 1 होगी, 1N। सेमी नॉर्मल विलयन क्या होता है? ऐसा विलयन जिसकी नॉर्मलता 1/2N होती है या N/2। अगला है मिली नॉर्मल विलयन। मिली नॉर्मल विलयन की नॉर्मलता कितनी होती है? 1/1000N। ये होता है मिली नॉर्मल विलयन। एक और पूछा जाता है डेसी
नॉर्मल विलेन। डेसी नॉर्मल विलेन क्या होता है? जिसकी नॉर्मलता 1/10 होती है। नॉर्मलता कितनी होगी? 1/10n, या इसको हम लिख सकते हैं n/10। एक चीज इसमें और ध्यान रखना होगा, नॉर्मलता ताप से प्रभावित होती है, क्योंकि इसके फार्मूले में आयतन है। आयतन ताप से प्रभावित होता है, अतः नॉर्मलता भी ताप से प्रभावित होगी। ताप बढ़ाएंगे, नॉर्मलता कम हो जाएगी। सांद्रता व्यक्त करने का अगला तरीका है मोलरता। मोलरता क्या होती है? 1 लीटर विलेन में घुले विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या विलेन की मोलरता कहलाती है। तो पदार्थ का 1 मोल घुला है और विलेन का आयतन 1 लीटर है, तो ऐसा विलेन इसकी मोलरता कहलाएगा। इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। सूत्र मोलरता बराबर स्मॉल w इंटू 1000 अपान स्मॉल m इंटू v ml में। स्मॉल w क्या है? स्मॉल w विलेय की मात्रा ग्राम में। स्मॉल m क्या है? विलेय का अणुभार। v आयतन है मिलीलीटर में। इस प्रकार से इस फार्मूले की सहायता से हम लोग किसी विलेन की मोलरता ज्ञात कर सकते हैं। मोलर विलेन, डेसी मोलर, सेमी मोलर, सेंटीमोलर, मिलीमोलर, ये विलेन क्या होते हैं? मोलर विलेन ऐसा विलेन है जिसकी मोलरता 1 होती है। डेसी मोलर विलेन क्या है? जिसकी मोलरता 1/10 होती है। सेमी मोलर क्या होता है? ऐसा विलेन जिसकी मोलरता 1/2 होती है। सेंटीमोलर विलेन क्या होता है? ऐसा विलेन जिसकी मोलरता 1/100 होती है। मिलीमोलर 1/1000, अर्थात ऐसा विलेन जिसकी मोलरता 1/1000 या m/1000 होती है, ऐसे विलेन को मिलीमोलर विलेन कहते हैं। तो कल की क्लास में आपको विलेन के प्रकार बताए गए। आज हम लोगों ने नॉर्मलता और मोलरता पे चर्चा की। अगली क्लास में हम लोग मोलरता पर आधारित कुछ सवाल करेंगे और मोलरता नॉर्मलता में क्या संबंध होता है, इन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।